Hello, my dear students. So let's continue with our next topic. The one more effect of refraction जो हमने बाकी रखी थी, that is the refraction due to atmosphere, which is known as the atmospheric refraction. क्या होता है वो? Atmospheric refraction. चलो. Now pay attention. What happens due to refraction? वो तो हमने देख लिया कि रिफ्रैक्शन के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं. एक और इफेक्ट है जिसमें समझ लो कि ये है अर्थ. ठीक है. अर्थ के अराउंड क्या होगा? एटमॉस्फेयर. क्या होगा यहाँ पे? एटमॉस्फेयर. नाउ देयर इज एन इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ के टॉप मोस्ट सरफेस से पास होती है. दिस टॉप मोस्ट सरफेस, द इमेजिनरी लाइन इज नोन एज द हॉरिजॉन. ये क्या होता है? हॉरिजॉन. नाउ सपोज कि सन जो है वो है यहां पे. अगर सन यहां पे है बिलो द हॉरिजॉन, सो डेफिनेटली वी कांट से कि सनराइज हो गया. व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सनराइज एंड सनसेट? सनराइज और सनसेट का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? अगर व्हेन द सन एक्चुअली मूव्स अबाउट द हॉरिजॉन, सन जब एक्चुअल में हॉरिजॉन के ऊपर जाएगा तो होता है करेक्ट सनराइज. और ऐसे घूमते घूमते जब बिलो द सन हॉरिजॉन जाएगा तो ये होता है एक्चुअल सनसेट. अब यहां पे ऑब्वियसली कि वी कैन से कि सन जो है इट इज अ बिलो द हॉरिजॉन. सन कहाँ है? हॉरिजॉन के बिलो है. अब सन हॉरिजॉन के बिलो है तो ऑब्वियसली वी कांट से कि यहां पे सनराइज हो चुका है, बट स्टिल हमें सन दिखेगा यहां पे. ठीक है. कैसे? सो रीजन इज दैट कि लाइट जो है वो तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी. तो यहां से तो लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी. बट जैसे ही वो ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, सो एटमॉस्फेयर में एंटर होने की वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है और वो रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट कर्व लेते 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 यहां तक पहुंचती है. ठीक है. आई होप यू कैन सी द बेंडिंग ऑफ ईयर. यहां से थोड़ा बेंड हो रहा है लाइट. बट फॉर अवर आई, हमारे लिए तो लाइट क्या है? जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है वैसा. तो हमारे लिए वही लाइट ऐसा लगेगा कि डायरेक्टली स्ट्रेट आ रही है यहां से. सो सन जो कि नीचे है, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें सन दिखेगा यहाँ पे. डिटेल में ये चैप्टर वो स्टैंडर्ड 10 में आ चुका है, सो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन गिव्स द वन मोर इफेक्ट कि यहाँ पे हमें जो सनराइज है वो एडवांस में दिखता है. सो दिस इज नोन द एडवांस सनराइज. और सेम चीज होगी सनसेट में जो कि हमें बाद में दिखेगा. सो डिलेड सनसेट. ठीक है. अब देखो कितना एडवांस होगा सनराइज और कितना डिले होगा सनसेट. सो द एडवांस एंड डिले टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट. अगर मान लो कि तुमको 5:58 पे सनराइज दिख रहा है तो मतलब क्या है कि सन तो अभी भी नीचे है, हमें एडवांस में दिख रहा है. तो एक्चुअली तो सन नीचे है, अभी 2 मिनट पहले दिख गया, मतलब 5:56 को नीचे होगा.
ठीक है, चलो अब ये कितना नीचे होगा? सो इट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 2 मिनट्स, और सॉरी कितना नीचे होगा एंगल. सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट हाफ डिग्री, 1/2 डिग्री. ठीक है, सेम सिचुएशन ऑन सनराइज एंड सनसेट टू. नाउ बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट देयर इज अ न्यूमेरिकल given in the book which is example 9.5. ठीक है, the earth takes 24 hours to rotate once about its axis. How much time does the sun take to shift by 1 degree when viewed from the earth? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 24 आवर में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है. सो वी कैन से एक पूरा रोटेशन मतलब 360 डिग्री. सो 360 डिग्री के लिए वो लेता है 24 आवर्स. क्वेश्चन ये कर रहा है कि 1 डिग्री टाइम के लिए वो कितना, 1 डिग्री के लिए कितना टाइम लेगा? सो ऑब्वियसली होगा 24/360, है ना. एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में वो 24 आवर्स लेता है, मतलब 360 डिग्री घूमने के लिए 24 आवर्स. तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितने आवर्स? सो 24/360 ये हो गया हमारा आवर्स, जिसको आप मिनट में कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 4 मिनट. ये है टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन. हम ऐसा डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि 1/2 डिग्री, आधी डिग्री के लिए 2 मिनट, तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा? 4 मिनट. डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 1/2 डिग्री वेरिएशन गिव्स यू 2 मिनट डिले और एडवांस टाइम. सो 1 डिग्री जो कि इसका डबल है, तो टाइम भी हो जाएगा डबल. 2 का डबल 4, डायरेक्ट खत्म, है ना. ओके, सो नाउ नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. पे अटेंशन. इमेजिन, मैं रेड पेन यहां से रेड पेन से ड्रॉ करके दिखाता हूं. Imagine this is the what we can say a dense medium. ये क्या है? एक डेंस मीडियम. और बाहर जो है, बाहर क्या है? रेयर मीडियम. बाहर क्या है? रेड मीडियम. नाउ ऑब्जेक्ट इज एट द डेंस मीडियम. ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंस मीडियम. सो ऑब्वियसली कि ऑब्जेक्ट में से जो लाइट निकल रही है वो कहां से कहां जाएगी? डेंस टू रेयर में जाएगी. कहां जाएगी लाइट? डेंस में से निकल के रेयर में जाएगी. मान लो कि एक लाइन जो है वो एग्जैक्टली यहां पे निकली है परपेंडिकुलर. सो ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा था कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स. बट ये कब होता है? जब आप लाइट को किसी एंगल पे इंसिडेंट करते हैं, तो ऑब्लिकली, मतलब ऐसे क्रॉस में एंगल बना है वैसे. इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप लाइट को ऐसे फेंकते हो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर फेंकते हो, तो लाइट सीधा ही ट्रैवल करेगा. लाइट कैसे ट्रैवल करेगी? सीधा ही. ठीक है. सो रिफ्रैक्शन
मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट never takes place when you incident the light ray exactly perpendicular to the surface. सरफेस के परपेंडिकुलर डालोगे ना कोई भी टाइप की रिफ्रैक्शन इफेक्ट नहीं दिखेगी, लाइट सीधी ही ट्रैवल कर जाएगी, है ना। यही चीज यहां पे हो रही है। व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट्स ऑब्लिकली, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में से कभी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना उसमें से एक लाइट रे नहीं निकलती, उसमें से बहुत सारी लाइट रेज निकलती है। एक लाइट रे निकली यहां पे, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल। चलो एक अलग कलर की पेन यूज करते हैं, ब्लैक कलर की पेन से मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब लाइट जो है वो डेंस से रेयर में जा रही है। कहां से कहां जा रही है? डेंस से रेयर में। सो हमने 2 लेक्चर पहले ही पढ़ा था कि लाइट व्हेन ट्रैवल्स फ्रॉम डेंस टू रेयर, लाइट जब डेंस से रेयर में जाती है तो क्या होता है? इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा, है ना। जब रेयर से डेंस होता है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है, डेंस से रेयर होगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो ये हमारे लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन है, और ये नॉर्मल से दूर जाएगा, मतलब एक्चुअल में लाइट रे जाएगी यहां पे, समझ में आया। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई, और ये पूरा हो गया हमारा थीटा आर। Now one more thing, when the light incidents more obliquely, again let me draw the normals, one normal over here. Imagine once again one more ray, more obliquely. Now observe the incident angles. What we can say, at each and every obliqual incidence, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, ये बड़ा हुआ, ये और बड़ा है। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, है ना। अब ये इंसिडेंट एंगल बड़ा हो रहा है तो ऑब्वियसली थीटा आर भी हमारा बड़ा हो जाएगा। थीटा आर बड़ा, थीटा आर मतलब कहां से एंगल बन रहा है? बिटवीन नॉर्मल टू रे। अब ये एंगल बड़ा करना है हमें, तो नॉर्मल तो अपनी जगह फिक्स है, तो रे को हमें क्या करना पड़ेगा? यहां नीचे ले जाना पड़ेगा, जैसे कि इसकी कंपैरिजन में ज्यादा टिल्टेड होगा हमारा रे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थीटा आर। ये थीटा आर प्रीवियस की कंपैरिजन में बड़ा है। वैसे जैसे जैसे रेज और ज्यादा ऑब्लिकली इंसिडेंस होंगे, हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी धीरे 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 बढ़ता जाएगा। माय रिफ्रैक्टेड एंगल इंक्रीजेस मीन्स व्हाट? रिफ्रैक्टेड एंगल इंक्रीजेस मीन्स माय रे इज लाइंग डाउन टुवर्ड्स द सरफेस। पहले हमारा रे यहां था, फिर एंगल और बढ़ा, ये देखो, ये थीटा आर था, फिर ये और बड़ा एंगल, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। मतलब कि हमारा रे जो है वो धीरे धीरे, ये जो हमारी सरफेस है वो सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा रे जो है वो सरफेस पे ट्रैवल करेगा। ऐसे कहां ट्रैवल करेगा? सरफेस पे। सो इन दैट केस द रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा? क्योंकि ये हमारा रे है, सो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री।
ठीक है। सो व्हेन रिफ्रैक्टेड एंगल becomes 90 डिग्री, जब हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री बनेगा, एट दैट टाइम द इंसिडेंस एंगल is known as critical angle। मतलब जब हमारा रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री बनेगा, मतलब कि जब हमारा रे एग्जैक्टली सरफेस पे ट्रैवल करेगा, वो मोमेंट पे इंसिडेंस एंगल की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी हमारी क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल को यहां पे लिखते हैं आई सी, ठीक है, यस। तो यहां पे क्रिटिकल एंगल को हम लिखेंगे आई सी, ठीक है। कुछ लोग आई सी लिखते हैं, कुछ लोग थीटा सी भी लिखते हैं, जो भी हो। तो ये क्रिटिकल एंगल नहीं है, ये क्रिटिकल एंगल नहीं। क्रिटिकल एंगल एक ऐसी वैल्यू है जो वैल्यू पे तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे सरफेस पे ट्रैवल करेगा। कहां ट्रैवल करेगा? सरफेस पे। अब देखो, ये हमारे क्रिटिकल एंगल की एक वैल्यू होगी। अब कितनी है ये वैल्यू मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं? सो हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल? तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा स्नेल्स लॉ। चलो, इमेजिन कि ये जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। बुक में क्या लिया है मैं देख लेता हूं ताकि आपको थोड़ा वेरिएशन ना लगे। ओके, हाँ, उन्होंने भी शायद N1 ही लिया है, ठीक है। चलो, सपोज कि ये है हमारा एंगल N1 और रेयर मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। सो ये जब प्रोसेस हो रही है, ये मोमेंट के लिए हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है? N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था स्नेल्स लॉ। सो N1 मतलब जहां से रे पहले जा रहा है वो, सो N1 साइन I मीन्स इंसिडेंट एंगल। अब इंसिडेंट एंगल हमारा क्या है? क्रिटिकल एंगल। सो आई विल राइट ओवर हियर IC। N2 दूसरे जो मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 और वहां पे रिफ्रैक्टेड एंगल है 90, तो साइन 90। सो इसको जब सॉल्व करेंगे, सो N1 साइन IC इज इक्वल टू N2 साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। सो साइन IC विल बी N2 बाय N1, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोस्ट एम्पी। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे, ये फॉर्मूला से, है ना। बुक में क्या लिखा है? साइन IC इज इक्वल टू N21, क्योंकि हमें पता है कि N21 को ऐसे भी लिख सकते हैं N2 बाय N1, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, है ना। अब यहां पे क्या होगा? देखो, अगर बहुत सारी रेफरेंस बुक पढ़ोगे ना तो वहां पे उन्होंने क्या किया होगा कि N2 की जगह पे 1 ले लिया होगा। अब N2 की जगह पे 1 लेके तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन IC इज इक्वल टू 1 बाय N1, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी केस में यही अज्यूम करते हैं कि लाइट जब भी डेंस मीडियम से रेयर में जाती है ना, तो वो रेयर को ऑलवेज एयर ही कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? एयर। तो अगर बाहर का मीडियम हमारा एयर है
तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो ये जो N2 है बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ले लिया हमने 1। सो साइन IC इज इक्वल टू 1/n। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, मेजोरिटी जो रेफरेंस बुक से उसमें यही फॉर्मूला होता है, बट ये तब भी एप्लीकेबल है व्हेन आउटसाइड इज एयर। बाकी तो तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, समझ में आया? चलो अब एक और चीज, यहां पे थियरी बाकी है और देखो what happens when we incident angle with more obliquely। क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा के एंगल पे जब हम किसी रे को डालते हैं तो क्या होगा? दिस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। अब हमारा एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हुआ तो क्या होगा? तो भाई जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे थे क्या हो रहा था? रे वॉज फॉलिंग टूवर्ड द सरफेस। एक टाइम जब आया ये सरफेस पे ट्रैवल करने लगा। अब और तुम बढ़ाओगे तो क्या होगा? रे नीचे नीचे सरफेस पे, फिर और रे बढ़ाओगे एंगल तो नीचे, और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ऐसे 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 फिर ऐसे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड। यहां पे अब जो रे है वो टोटली अंदर चला जाएगा। कहां आ जाएगा? जो मीडियम से ट्रैवल किया टकरा के वही मीडियम में वापस आ गया। टकरा के क्या किया? वही मीडियम में वापस आ गया। सो अब क्या होगा? देखो यहां पे क्या हो रहा था? रिफ्रैक्शन, बेंडिंग दूसरे मीडियम में गया, बेंडिंग दूसरे मीडियम में गया, रिफ्रैक्शन यहां पे सरफेस पे गया और अब वो वापस आ गया। मतलब यहां पे क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहां पे ये जो सरफेस है वो मिरर जैसा बिहेव करने लगी। सो व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, जब हमारा इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, then the surface will behave like a mirror and the ray will completely reflected back। ये केस में अब कभी भी रे सरफेस को तोड़ के बाहर नहीं जाएगी। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज द TIR, मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हमारा टाइटल है वो। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां से स्टार्ट हो जाता है? यहां से। जब हमारा इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल बनेगा वहीं से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बिगिनिंग हो जाती है। और 100% TIR कब हो जाता है? व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, है ना? तो एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल पे क्या होगा? जस्ट स्टार्टिंग ऑफ बिगिनिंग ऑफ TIR, एंड व्हेन योर एंगल बिकम्स मोर देन क्रिटिकल एंगल 100% TIR हो जाता है। समझ में आया? चलो, सो आपकी बुक में ये अच्छे से दिया हुआ है, यू कैन रीड इट केयरफुली, समझ में आ जाएगा, है ना? ये सारे कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे बुक में आपको नहीं दी है। यू कैन यूज इट, राइट इट, है ना? ये एग्जाम में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ऊपर से मार्क्स कट रहे होंगे वो भी नहीं कटेंगे, ठीक है? उसके नीचे ये जस्ट जो थियरी है उसके जस्ट नीचे आपको कुछ टेबल्स दिया है। टेबल 9.1 जिसमें अलग अलग मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपको दे रखे हैं और उसके क्रिटिकल एंगल्स भी दे रखे हैं कि हर केस में क्या क्या क्रिटिकल एंगल्स हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस ये डेटा है बस कि हर मीडियम का ऐसा होता है।
चलो अब हम करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। चलो सो हम डायरेक्टली यहाँ पे बुक का ही यूज करेंगे, ये थियरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, ऑल ऑप्टिकल फिनोमिना कैन बी डेमोन्स्ट्रेट वेरी इजीली विद द यूज ऑफ अ लेजर टॉर्च और अ पॉइंटर, है ना। TIR हम लेजर से भी देख सकते हैं, विच इज इजीली अवेलेबल नाउअडेज। टेक अ ग्लास बीकर with a clear water in it, stir the water a few times with a piece of soap। हमें एक बीकर में साफ पानी लेना है, थोड़ा साबुन डालना है उसके अंदर और फिर अच्छे से उसको हिलाना है, so that it becomes little turbid, मतलब थोड़ा थोड़ा धुंधला बन जाए। Take a laser pointer and shine its beam through the turbid water. You will find that the path of the beam inside the water shines brightly। ठीक है, लेजर पॉइंट डालने से तुमको क्या लगेगा कि अंदर का पानी चमक रहा है। शाइन द बीम फ्रॉम बिलो द बीकर सच दैट इट स्ट्राइक्स एट द अपर वाटर सरफेस एट द अदर एंड, मतलब ऐसे आपको क्या करना है कि बीकर के नीचे से आपको लेजर डालना है, तो वो लेजर अपर सरफेस पे जाके टकराए, यहां से रे पहुंचे यहां तक, ऐसा आपको करना है। Do you find that it undergoes partial reflection, which is seen as a spot on the table below? क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन मिलेगा, यहां से लाइट दोगे ना तो मे बी आपको पाथ ना दिखे, बट नीचे जो टेबल होगा ना वो टेबल पे आपको एक स्पॉट मिलेगा यहाँ पे, तो उससे आपको पता चलेगा कि लाइट यहां से गई और यहाँ पे वापस आ गई। And partial refraction which comes out in the air and seen as a spot of the roof, जो लाइट ऐसे बाहर निकल रही है वो ऊपर छत पे आपको दिखेगी। Now direct the laser beam from one side of the beaker such that it strikes the upper surface of water more obliquely. Adjust the direction of laser beam until you find the angle for which the refraction above the water surface is totally absent and the beam is totally reflected back to the water। मतलब आपको क्या करना है कि ये जो रे है उसको आपको अलग अलग एंगल पे देना है, एंगल चेंज करते रहना है। क्यों? हमें चाहिए भाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये नहीं होना चाहिए रूफ पे जो पॉइंट है वो गायब हो जाए और जो रे यहां से डाली हो पूरी की पूरी यहां पे है, जस्ट लाइक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसा हमें करना है। ठीक है, pour this water in long test tube and shine the laser light from the top। सेम फिनोमिना आपको लॉन्ग टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं, आपको एंगल चेंज करके ये पोजीशन लानी है, और सेम प्रोसेस हम कर सकते हैं लॉन्ग टेस्ट ट्यूब में। ये केस में ऊपर से लाइट देनी है यहां से। Adjust the direction of laser beam such that it is totally internally reflected every time it strikes the walls of the tube। ऐसे एडजस्ट करो ये एंगल को भी, ये लाइट है उसको अलग अलग एंगल पे इंसिडेंट करो ताकि बाहर कुछ निकले ही नहीं, सारी लाइट ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली हो जाए। दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंस इन ऑप्टिकल फाइबर, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टेक केयर नॉट टू लुक इनटू द लेजर बीम डायरेक्टली एंड नॉट टू पॉइंट इट एट एनीबॉडीज फेस, इट कैन बी हार्मफुल। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन है भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी सही में होता है, हम ऐसे ही बैठे बैठे गप्पे नहीं मार रहे, है ना। यू कैन ऑल्सो डू इट प्रैक्टिकली। सो आज के लेक्चर में यही तक रखते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। यहाँ तक अच्छे से पढ़ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो थियरी है ये वाली, दिस थियरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the message section। Thank you very much my dear students।